नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम श्रृंगारेतर काव्य के विषय में चर्चा करेंगे कि जो भी श्रृंगार पक्ष को जो है रीतिकाल में सबसे प्रमुख माना गया, यानी संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, या तो फिर रीति ग्रंथों की रचना की गई या फिर संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार की रचना की गई। और यदि इससे हट कर के कुछ काव्य लिखे गए तो वो कौन से काव्य हैं जो इस श्रृंगार की रचना से हट करके लिखे गए। तो इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के अन्य कवियों के अंतर्गत स्वच्छंद धारा के कवियों के साथ ही उन कवियों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने आदिकाल भक्तिकाल की प्रवृत्तियों का विस्तार किया। आदिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्ति कौन सी थी? आदिकाल की प्रवृत्ति थी जो युद्ध करते थे, युद्ध की परंपरा यानी वीरता की परंपरा का उसका, और दूसरा जो है सामंतवादी परंपरा यानी जो जो राजकीय परंपरा थी उससे जुड़ी हुई परंपरा। तो भक्तिकाल की और भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ यानी भक्ति से जुड़ी हुई बातें, उसके विषय में चर्चा की। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में संत काव्य, सूफी काव्य, वीर प्रशस्ति काव्य और नीति वैराग्य आदि की प्रवृत्तियों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है कि रीतिकाल में इन चीज़ों के विषय में कितनी चर्चा हुई है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने तो श्रृंगारेतर रीतिकालीन काव्य में जीवन के बीच वास्तविक बातों के अनुभव और ज्ञान संग्रह के रूप में राजनीति, कामशास्त्र, शालीहोत्र, ज्योतिष, रमण सामुद्रिक और भोजन शास्त्र, मैत्री, संगीत शास्त्र आदि की चर्चा की है। यानी इनके अनुसार जीवन के जो मुख्य पक्ष थे वो कहीं ना कहीं छूटे हुए थे। अब आप कहेंगे वो मुख्य पक्ष कौन से होते हैं? भाई प्रेम की बात आ गई, वीरता की बात आ गई, नीति की बात आ गई, मैत्री की बात आ गई, सामुद्रिक विषय की बात आ गई, ज्योतिष की बात आ गई, कामशास्त्र की बात आ गई। अब इसके अलावा कौन से होते हैं? इसके अलावा कौन से पक्ष हैं जो कि आप अब देख रहे हैं? कौन से पक्ष हैं? छायावादी पक्ष, यथार्थवादी पक्ष, प्रयोगवादी पक्ष, प्रगतिवादी पक्ष, स्त्री पक्ष, जो अब आ रहा है दलित साहित्य, जो टेक्निकल साहित्य, ये सब पक्ष जो कि महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। जो अब फिल्मी साहित्य की एक विशेषता क्या है कि देखिए वहाँ पर जो टेक्निक है वो टेक्निक बड़ी विशेष है। अब आप कहेंगे उसमें विशेषता क्या है? उसमें विशेषता है, आपने कभी ऐड को ध्यान से देखा है? जब आप ऐड को देखते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि 1 या 2 लाइन या 3 लाइन यानी कुछ सेकंडों के अंदर 30 सेकंड का भी ऐड आपने देखा होगा, 15 सेकंड का भी देखा होगा, 60 सेकंड का भी देखा होगा, 2 मिनट का भी देखा होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऐड तब प्रभावी होता है जब एक बड़ी बात को बहुत छोटे में समझा के चला जाए, तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये एक विशेषता है किसी ऐड की। एक बीच में एक आपने ऐड देखा होगा जिसमें एक बच्चा गेंद से खेल रहा है और उसकी गेंद, वो क्रिकेट खेल रहा है और वो हार जाता है तो रुक जाता है, तो और बाद में दूसरा वो उसी में पक्ष में दिखाते हैं कि वो दूसरा कहता है कि नहीं, मतलब कहता नहीं है, दूसरा खेलना शुरू करता है, तो बच्चे के अंदर वापस से उत्साह आ जाता है। यानी हार गए तो बैठ जाना नहीं है बल्कि चलते रहना है, ऐसा कुछ ऐड का भाव था उसका। लेकिन वो 2-3 लाइन के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया था। ऐड की विशेषता क्या है? अपनी बात को कम शब्दों में ज़्यादा वजनदार ढंग से प्रस्तुत कर देना और ऐसे प्रस्तुत करना कि सामने वाले के दिल में उतर जाए बात, ये होती है ऐड की विशेषता। ठीक यही विशेषता जो फिल्म जगत है उसमें भी आपने महसूस की होगी। वहाँ का चाहे वो होली का गीत हो, चाहे वो प्रेम गीत हो, चाहे वो देशभक्ति गीत हो, वो कुछ ऐसे होते हैं, उनके शब्द ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके दिल में पूरी तरह उतर जाते हैं।
बिल्कुल सीधी कही गई बात हो, लक्षणा से युक्त बात हो, व्यंजना से युक्त हो, महत्वपूर्ण बात यह कि वो सीधे उतर जाते हैं। यानी ऐसे शब्दों को चयन करने के लिए शब्दों का सिलेक्शन बड़ा सीधा होना चाहिए, जो जो एकदम आपके दिल को छू के चला जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। तो इस पक्ष पर ध्यान नहीं था, लेकिन बाकी और सारे जो पक्ष थे उस पर उन्होंने कहा कि इन पक्षों पर कैसा ध्यान गया है, रीतिकाल के कवियों ने इस पर चर्चा की गई है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्यों के अंतर्गत हमने भक्ति, प्रशस्ति, नीति, वैराग्य आदि के विषय में चर्चा की है। श्रृंगारेतर काव्य के अंतर्गत उन कवियों कृतियों का भी परिचय दिया जाएगा जिन्होंने अनेक काव्य विषयों पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है, अनेक विषयों पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे। इनमें कुछ प्रबंध, कुछ निबंध और कुछ मुक्त काव्य। पहले एक निबंध को भी बहुत महत्व, पहले भी दिया जाता था, आज भी, आज तो बहुत बड़े लेवल पे दिया जा रहा है निबंध को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो क्रिएटिविटी है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी थी, जिससे जो निबंध का जो लिखने का जो मुख्य कारण था वो यही है कि किसी भी व्यक्ति में लेखन की प्रतिभा उत्पन्न हो जाए, क्रिएटिविटी। जब व्यक्ति खुद से लिखता है ना, कोई चीज़, किसी चीज़ के विषय में लिख रहा है, तो उसको उस चीज़ के लिखने का सही तरीका आ जाता है। निबंध का अर्थ ही होता है सिस्टमैटिक ढंग से लिखी गई एक रचना, सुनियोजित ढंग से लिखी गई एक बंद, उसको कहेंगे निबंध। सुनियोजित है यानी पता है कि किसी आदमी का के विषय में चर्चा करनी है, किसी व्यक्ति के, पुरुष के बारे में बताना है, तो पुरुष सबसे पहले वो पुरुष कैसा दिखाई देता है, पहले हम उसके रूप रंग की, पहले बाहरी रूप रंग की, उसके व्यवहार की, उसके आंतरिक चरित्र की, कि हम कहते हैं ना वो बहुत भावुक है, वो बहुत सहज है, वो बहुत गुणी है, वो बहुत कर्मठ है। तो ये क्या है? ये आंतरिक गुण है उनकी। और फिर उसकी होती है उनकी उस विशेषताओं की जिसके द्वारा वो जाना जा रहा है, चर्चा। तो ये हमको एक सिस्टम मिल गया, सिस्टम के द्वारा हमने एक व्यक्ति विशेष की करी तो हमें सिस्टम का पता लग गया। अब यदि हमें ये सिस्टम पता है, सिस्टम ही तो नहीं पता होता ना, और हमें सिस्टम पता लग गया कि भाई किसी भी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है। आप इस प्रयोग को आप चाहे उपन्यास पे करिए, अब आपको एक तरीका तो पता है, लेकिन अब आपको यदि उपन्यास लिखना है तो उपन्यास में ये जानना होगा कि उपन्यास में किस तरीके की शैली है और उस शैली का चित्रण कैसे करना है। ये कला है, ये कला है। इसी तरीके से यदि वही नाटक में आ जाए तो नाटक में किस तरीके से उसको करा जाएगा। एक नाटक, एक सीरियल, एक रूपक, एक एकांकी, एक और तरीके का जो है वो सब कैसे किए जाते हैं, क्या फ़र्क है दोनों सारे में, एक रेडियो रूपक में और एक टीवी के लिए लिखे गए नाटक, सीरियल या एकांकी में क्या अंतर होता है। ये अंतर कब समझ में आएगा? जब आप उस पर विशेष कार्य करेंगे, जिसको जान लेना जरूरी होता है। यही टेक्निक होती है, जिसको टेक्निक को समझना। तो ये तो रीतिबद्ध का समय में भी जो मुक्तक काव्य लिखे गए वो विशेष सब चीज़ों से लिखे हुए थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सरसता की कमी को लक्षित किया कि इसमें कुछ सरसता की कमी थी, यानी कि शब्दों के पर तो ज़्यादा जोर दिया है, बाह्य सौंदर्य पर ज़्यादा जोर दिया गया, आंतरिक सौंदर्य पर कुछ कम जोर दिया गया। प्रबंध काव्य में सवल सिंह का महाभारत, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का निषद चरित्र, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्त की बेताल पचीसी, चंद्रशेखर का हमीरठ, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का रावण रसायन, मधुसूदन दास का रामश्वमेघ आदि की गणना की जाती है। दूसरे प्रकार के प्रबंधों को शुक्ल की वर्णनात्मक प्रबंध कहते हैं। शुक्ल जी प्रबंधात्मक प्रबंध कहते हैं, जिनमें दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली, जन्मोत्सव, राम केला आदि का वर्णन किया गया। यानी इन चीज़ों पर विशेष जोर देते थे, क्योंकि व्यक्ति के पास टाइम होता था, जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि भारत कृषि प्रधान देश था, तो दान लीला कैसी होना चाहिए, दान को तो विशेष महत्व दिया गया। दूसरा, आपने दान के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ को जो महत्व देने की बात कही, वो क्या था कि दान की पराकाष्ठा तो राजा हरिश्चंद्र को बार बार दिखा करके इतनी ज़्यादा कर दी गई, जिसकी मैंने आपको कई बार बताया कि जो इतना भी दान देना गलत है कि आप दूसरे की चीज़ को उठा के दे दें। भाई आप अपनी चीज़ दें वो तो समझ में आता है, मेरे पास कोई चीज़ है, मैं उसको दान कर रही हूँ, अपने में से कुछ दे रही हूँ या सब कुछ दे रही हूँ, वो चलता है। लेकिन मुझे दान देना है, मैं अपनी बेटी की भी सारी चीज़ें दे दूँ, बेटे की भी दे दूँ, पति की भी दे दूँ, पड़ोसियों की भी दे दूँ, रिश्तेदारों की भी दे दूँ, और जो लोग मुझसे जुड़े उन सबकी दे दूँ। ये पहली बात तो ये सामने वाला भी हक नहीं देता, लेकिन पहले समय के लोगों को ये हक मिला हुआ होता था कि वो उनकी चीज़ों को भी दे सकते थे, और देने के बाद उसकी विशेषता और बता रहे हैं हमारे यहाँ का समाज कि ना समझिए ये कि उसको विशेषता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अरे ये भी विशेषता कैसे हो गई, ये तो गलत है ना, कि आप दूसरे की चीज़ को कैसे दे देंगे, आपकी तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप तो एक राज दरबार के एक तरीके से राजा तो एक उसी तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति था जिस तरीके से आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। भाई वो तो राज के कार्य को संभाल रहा है। अब हमारे यहाँ का दिया गया, हम लोगों ने दिया कर इसलिए कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बने, हमारे यहाँ शिक्षा का अच्छा प्रबंध हो, हमारे यहाँ मनोरंजन का प्रबंध हो, हमारे यहाँ आने जाने की व्यवस्था सुगम हो, हम उस चीज़ को तो छोड़ दिए, लेकिन हमने प्रबंध पे प्रबंध लगाते चले गए। ये नहीं मालूम कि कितना कर लगाना है, लगाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए। और उन चीज़ों को जो कि मुझे किसी ने अपना पेट काट करके दी, यानी कितनी मेहनत से कोई व्यक्ति ने खेती करके धन कमाया, वो आपने उठा करके ले गए, वो उसकी आपने ज़मीन हड़प ली और आप कह रहे हैं ये मेरी है, और फिर आप उसको दान भी कर रहे हैं। तो ये तो अन्याय था जिसको न्याय की तरह दिखाने की कोशिश की। लेकिन उस समय दान लीला की बहुत महत्व था, मान लीला का बहुत महत्व था, मान को बहुत महत्व देते थे। अब ये पूछा जाए इनसे कि किस मान को महत्व दे रहे थे, क्या उस मान को जो दूसरों के द्वारा प्राप्त किया था, या उस मान को जो अपने द्वारा प्राप्त किया था? ये एक प्रश्न बनता है, लेकिन लोगों ने ना तो कभी पूछा न जानने की कोशिश की। खैर, आगे जल विहार, वन विहार, ये सब करने का उस समय प्रथा थी, तो इन सब चीज़ों का ही चित्रण आपको मिलेगा। साथ ही तीसरे प्रकार के रचयिताओं को वो सूक्तिकार कहते हैं, यानी मुक्तक में जो छोटे काव्य लिखने की जो शैली स्टार्ट हुई थी, जिसको कि उस समय का समाज ये समझते था कि ये जो है सूक्तिकार है। जैसे सूक्ति में बात किया विद्या ददाति विनयम, ठीक इसी तरीके से सूक्ति में कहने वाली तरीके से इन्होंने काव्य की रचना की है। तो आज हम अपना विषय यहीं समाप्त करते हैं। तो आपने जाना कि श्रृंगारेतर काव्य कितनी तरीके के हैं, उसमें लोगों ने क्या कहा है। कल हम इसकी आगे की चर्चा को करेंगे, यानी हम बताएंगे वीर काव्य क्या होते हैं और काव्य क्या होते हैं, तो इसके विषय में चर्चा करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब